गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी जीआरएफ की। और आज तारीख आपकी 13 मई, ठीक है, सॉरी 13 जून है। 13 जून में हम लोग तैयारी किसी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में, जो कि आपका यूनिट कौन सा है, यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट 9, जो कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। जिसमें हम लोगों ने अभी तक इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, जरा बताएं मुझे एक बार। हम लोगों ने क्या क्या पिछली क्लासेस में पढ़ा है, बताएं। जी जी तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ लिया है? एजुकेशन पढ़ा, जिसमें से आप ये हम लोगों ने पढ़ा है पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट और कार्ड। मैनेजमेंट क्या होता है, और इसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स होती हैं। इसमें पोस्ट कॉर्प हम लोगों ने कल की डेट में पढ़ा, सीपीएम पढ़ा है, पर्ट पढ़ा है, स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया है, और टेररिज्म का टेलर सिद्धांत साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रशासन जो है एक बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है, जो कि जिसके अंदर प्रबंधन आता है, मैनेजमेंट आता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस। क्या बात करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, लिखते चलेंगे मेरे साथ, लिखते चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन। क्या लिखेंगे? एक एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन। एक प्रक्रिया के रूप में जब हम प्रशासन की बात करते हैं, तब ये क्या कहते हैं, मतलब कि एक इसकी प्रक्रिया बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या भैया। तो आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले बात सहज ही मन में उठती है कि सबसे पहले अगर ये देखा जाता है कि जो है प्रबंधकीय ग्रिड, मतलब कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या चीज है, तो आप बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी विषय वस्तु है जिसको हम तीन डिवाइड, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले हम समझ लें। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पहले इसकी बात हम लोग जानते हैं। प्रशासन, प्रशासन में क्या होता है, तीन पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें कहते हैं सबसे पहला होता है टू सर्व। क्या होता है? टू सर्व। ठीक, पहला पॉइंट होता है टू सर्व होता है। फिर दूसरा होता है टू मैनेज, टू मैनेज। टू सर्व होता है, टू मैनेज होता है, और टू गवर्न होता है। इन तीन प्रोसेस के रूप में हम लोग एक तरीके से जाएंगे। टू सर्विस क्या होता है? टू सर्विस क्या होता है? सर्विस होता है, टू सर्विस होता है सेवा में, सेवा में लिख सकते हैं। टू मैनेज में क्या होता है कि टू मैनेज का मतलब क्या है? प्रबंधन में, प्रबंधन होता है आपका। और टू गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस प्रशासन, मतलब गवर्नमेंट होता, गवर्नमेंट नहीं होती, प्रशासन होता है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन तीनों चीजों को अपने अंदर समाहित करके रखता है, जिसमें जो है किसी की सेवा के रूप में, या प्रबंधन के रूप में, या प्रशासन के रूप में आता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इसकी बात, या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो हेनरी फेयोल ने बताई थी। किसने बताई थी? हेनरी फेयोल। ठीक,
हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की सबसे पहले बार मैनेजरियल ग्रिड अप्रोच की, ठीक है, मैनेजरियल अप्रोच की बात, या कह सकते हैं हेनरी फ्योल को प्रबंधकीय दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है। किसका संस्थापक माना जाता है? प्रबंधकीय ग्रिड का। तो आप लिख सकते हैं मैनेजरियल अप्रोच का, ये लिखेंगे मैनेजरियल अप्रोच, ठीक है, लिखेंगे मैनेजरियल अप्रोच, लिखेंगे मैनेजरियल अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधकीय, ठीक है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को सबसे पहले किसने बताया था? तो मैनेजरियल अप्रोच को सबसे पहले किसने बताया था? हेनरी फ्योल ने बताया था। कब बताया था? 1916 ईस्वी में हेनरी फ्योल ने मैनेजरियल ग्रिड या प्रबंधकीय दृष्टिकोण के बारे में बताया था, ठीक है। फिर वहीं पर आप देखेंगे कि इसमें जो है गुलिक और उर्विक जैसे नाम बाद में सामने आए, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बेसिक फंक्शंस क्या दिए हैं, तो बताओ क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले अगर इनके प्रोसेस की बात करेंगे, इसके प्रोसेस को हेनरी फ्योल ने दिया है, तो हेनरी फ्योल के अनुसार इनका प्रोसेस क्या हो जाएगा? इनका प्रोसेस क्या हो जाएगा? तो इनके प्रोसेस में सबसे पहले इसको कहते हैं बेसिक फंक्शन। सबसे पहले क्या आएगा आपका? प्लानिंग आएगा। नंबर 1 पर हम बात करेंगे प्लानिंग आएगा। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन आएगा नंबर 2 पर। ऑर्गेनाइजेशन आएगा आपका। ऑर्गेनाइजेशन जो नंबर 3 पे हम बात करेंगे, तो नंबर 3 पर आपका क्या आएगा? बताओ, कमांडिंग आएगा ना। कमांडिंग की बात करेंगे। फिर नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 4 पे उन्होंने क्या होता है? नंबर 4 पे कोऑर्डिनेटिंग बताया है इन्होंने। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग बताया इन्होंने। कोऑर्डिनेटिंग लिखी हम लोग, कोऑर्डिनेटिंग। फिर नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे, तो नंबर 5 पे हमको क्या बताया है? कंट्रोल बताया। क्या बताया है? कंट्रोल या कंट्रोलिंग। कंट्रोल कहीं मिलता है, कहीं कहीं कंट्रोलिंग मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ जरा। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताओ। सबसे पहले क्या होता है? योजना। प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं योजना। सबसे पहले योजना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? संगठन। संगठन है। फिर कमांडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कमांडिंग का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब आदेश देना या निर्देश। फिर कमांडिंग हो जाएगा आपका। फिर होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? समन्वय करना। क्या होता है? समन्वय करना। समन्वय करना होता है। फिर इसका नियंत्रण होता है आपका। नियंत्रण होता है। ये प्रशासन के अंतर्गत आता है। अगर इसको एक गोले के रूप में अगर आप देखोगे तो गोले के रूप में आपको बहुत आराम से समझ में आएगा ये प्रोसेस। सबसे पहले आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में अगर आप होगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लान करोगे। क्या करोगे? सबसे पहले आप प्लान करोगे नंबर 1। प्लान करने के बाद अब जैसे आपने योजना बनाई, कोई प्रशासन के अंदर प्रोसेस के रूप में आपने योजना बनाई। अब योजना बनाने के बाद कि आपको जरूरत है 10, 12, 15, 100, 150 लोगों की, तो आपने क्या किया? उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइज किया। ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन का निर्माण किया। संगठन का निर्माण कर संगठन का निर्माण करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब इनको निर्देश देंगे। संगठन जो भी, मान लो एक संगठन, दो संगठन, कई संगठन जब मिलकर साथ खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं कि इन्होंने कमांड देते हैं। यहाँ पर क्या देते? कमांड मींस आदेश देना या निर्देश देना। आदेश देना या निर्देश। आदेश देना या निर्देश। जब कमांड दे दिया, कमांड के साथ फिर उन्होंने क्या किया? जब कमांड उनको मिली तो उन्होंने समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट मींस होता है एक दूसरे को जोड़ना। क्या समन्वय मींस होता है एक कमांडिंग
कमांडिंग का मतलब होता है, कमांड का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना। क्या होता है? कमांड मींस आपका, सही लिखा है सब? 1 2 3 4 5, हाँ। ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग। कमांड का मतलब होता है समन्वय करना या जोड़ना होता है आपका, ठीक है। क्या होता है? समन्वय करना या जोड़ना होता है। क्लियर है आपका? तो ये आपको कमांडिंग यहाँ पर आ गया, कमांडिंग हो गई यहाँ पे, सीओ कमांडिंग हो गई। अब कमांडिंग के बाद फिर आप क्या देखेंगे, सॉरी गलत हो रहा है कुछ। सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग करी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एक हाँ संगठन बनाया, फिर कमांडिंग मतलब आदेश से निर्देश दिया, आदेश से निर्देश देने के बाद हमने कोऑर्डिनेटिंग करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो वहां पे कमांडिंग वो कोऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं। कमांड मींस होती है पकड़, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेटिंग मींस होता है जब एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे को जिस जोड़ते हैं तो सबसे पहले कमांडिंग आता है, फिर कोऑर्डिनेट आता है जिसको हम समन्वय बोलते हैं। फिर कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग आएगा। समन्वय, फिर आपका लास्ट में कंट्रोलिंग आता है। फिर कंट्रोलिंग आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे योजनाएं बनाते हैं हम लोग, जिसको शॉर्ट में आप क्या क्या कह सकते हैं, POC, ओ सी POC, पोकैक, जिसको हमने पोकैको बोला था ना, पोकैक, वही है ये प्रोसेस। प्रोसेस आपका क्लियर है? हेनरी पेवा का ये आप प्रोसेस आपको क्लियर है? बताएं, जी बोलिए सर। बोलिए, क्लियर हो गया आपको पूरा? हाँ सर। चलो, अब यहीं पर जब हम कल पढ़ा रहे थे, एक लोगों ने बोला कि इन्होंने कुछ 14 अपने एलिमेंट्स दिए थे, मतलब कि इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि इन्होंने प्रक्रिया के तत्व दिए। चलो आज उसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, उसको भी लिख लेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। सर उसको प्रिंसिपल बोलेंगे, 14 प्रिंसिपल। हाँ, कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं, दो नामों से आते हैं ना, होता है आपका एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, ये होता है आपका। चलो, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पॉइंट पे आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है नंबर 1। नंबर 1 पर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पर आता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या आता है, लिखिएगा, सब लोग साथ में लिखेंगे, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क। श्रम विभाजन। जिस हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन। कार्यों को अलग अलग बांट देना। हाँ, श्रम विभाजन होता है जिसको हम लोग कार्य को अलग अलग डिवाइडेशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इतना देखते हैं, शॉर्ट में आएगा ना पूरा का पूरा, 4 कटे ना पूरा। हाँ, चलिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, पहला ये हो गया। फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरे पॉइंट पे कहता है अथॉरिटी। क्या होती है अथॉरिटी? अथॉरिटी मींस क्या होता है? प्राधिकरण। इसको बोलते हैं शुद्ध अथॉरिटी का शुद्ध जो होता है वो होता है क्या, आपका होता है प्राधिकरण होता है आपका। ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी मींस होता है कि जिसके हाथ में पूरा का पूरा अधिकार होता है।
ठीक। अथॉरिटी कहते हैं कि किसी प्रशासन या किसी मैनेजमेंट में आप जाओ या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ तो जिसके पास पूरी की पूरी पावर होती है वही अथॉरिटेबल पर्सन होता है, जिसके अंदर जो है क्षमता होती है नियमों कायदे को बदलने की। तो आप तीसरे पॉइंट में जब हम बात करें, तीसरे पॉइंट पे आपका आएगा डिसिप्लिन। क्या आएगा? क्या आपका है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम लोग क्या कहते हैं? डिसिप्लिन को हम लोग कहते हैं अनुशासन। क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। अनुशासन कहते हैं। फिर इसके बाद नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? नंबर 4 पे आपका आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है आदेश की समानता। क्या होती है? आदेश की समानता होती है आपकी। नंबर 4 पे आदेश की समानता। आदेश की समानता होती है। फिर नंबर 5 पे लोग चलेंगे तो नंबर 5 पे आपका क्या आएगा? नंबर 5 पे आप कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं दिशा की एकता। किस क्या है? दिशा की एकता। दिशा की एकता या समानता। दिशा की एकता या समानता, यहाँ पर आदेश की एकता या समानता होती है यहाँ पर। फिर इसके नंबर 6 पे जब हम लोग चलेंगे, 6 पर आपका क्या आएगा? 6 पे बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द गुड। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट subordination of individual interest to general interest. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट की ओर जाए। इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कहते हैं सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट टू द गुड। मतलब होता है कि अच्छे के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में अगर बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? कहते हैं व्यक्तिगत हित की अधीनता अच्छे के लिए। ठीक है, अच्छे के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता लिखेंगे। अच्छे हित के लिए या अच्छे के लिए ना, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत हित की अधीनता होती है। फिर नंबर 6। फिर नंबर 7 पे हम लोग बात करेंगे। 7 पे आपका क्या आएगा? 7 पे आता है आपका रेम्युनरेशन आता है। आपका क्या आता है? रेम्युनरेशन लिखेंगे। ठीक, रेम्युनरेशन आता है। रेम्युनरेशन में तो क्या होता है आपका? पारिश्रमिक। क्या आता है नंबर 7 पे? पारिश्रमिक। मतलब कि पारिश्रमिक का मतलब होता है, पारिश्रमिक और श्रम में अंतर। पारिश्रमिक में होता है कि श्रम करने के बाद उसका मूल्य हमें मिलेगा, वही आपका पारिश्रमिक कहलाता है। जैसे दिहाड़ी मजदूरी जो होती है वो रेम्युनरेशन होता है, पारिश्रमिक होता है आपका। ठीक, फिर इसके बाद नंबर 7 के बाद नंबर 8 पर आता है। नंबर 8 पे हम लोग बात करेंगे तो नंबर 8 पे आता है सेंट्रलाइजेशन आता है। क्या आता है? सेंट्रलाइजेशन। ठीक,
सेंट्रलाइजेशन आता है। सेंट्रलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे हम लोग बात करें। नंबर 9 पे क्या आता है? नंबर 9 पे आता है हायरार्की। क्या आता है? हायरार्की। ठीक, हायरार्की आती है। हायरार्की आता है। हायरार्की को हम लोग बोलते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है एक क्रम हमेशा दूसरे क्रम से जुड़ा रहेगा। कोई भी क्रम, एक क्रम ऐसा नहीं होगा एक क्रम दूसरी जगह हो तो दूसरा क्रम दूसरी जगह हो, ऐसा नहीं। हर एक क्रम का दूसरा क्रम अपने आप जुड़ा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में क्या आता है आपका? 10 में आपका आता है ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आपका, क्या होता है? ऑर्डर मींस आदेश। ऑर्डर आदेश ही तो होगा। हाँ, आदेश। आदेश। ठीक, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ठीक है, फिर इसके बाद 11 नंबर में लोग चलते हैं। 11 नंबर पे आपका होता है इक्विटी। क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। समानता। इक्विटी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कितने पॉइंट क्लियर है? 11 के 11 दिख रहे हैं नीचे? बताओ। हाँ सर दिख रहा है, लेकिन अब इसकी बात का नहीं दिखेगा कि 4 पॉइंट और लिखने हैं। हाँ बस। दिखेगा, सब दिखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर जो होता है आपका, 12 नंबर पे आपका आएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। क्या होता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ का मतलब क्या होता है? कर्मचारियों की स्थिरता, कि जहां पर कर्मचारी स्थायी रूप से रुके। कर्मचारियों की स्थिरता होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 12 में आप 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में आपको क्या आएगा? 13 नंबर में आएगा इनिशिएटिव ना। इनिशिएटिव आएगा आपका। इनिशिएटिव आएगा INITIATIV। इनिशिएटिव होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। क्या होती है? पहल होता है आपका। फिर जो 14 नंबर पर आता है, 14 नंबर पर देखो क्या आएगा? 14 नंबर पे आपका आता है, क्या बताओ? स्प्रिट दी क्रॉप, मतलब सेंस ऑफ यूनिटी। क्या आता है? इसको बोलते हैं स्प्रिट। ठीक है, स्प्रिट। ठीक है, SESPIRIT स्प्रिट। ठीक, स्प्रिट डे DED। ठीक है, स्प्रिट डी क्रॉप्स। क्या आता है? क्रॉप। क्रॉप, इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं एकता की भावना। क्या बोलते हैं 14 नंबर पर? एकता की भावना। एकता की भावना। ठीक, ये होते हैं। ये 14 के 14 आपके यहाँ पर लिखे हैं। बताओ, सबको दिख रहा है पूरा का पूरा? बताओ, सबको दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले ले। जी सर ले रहे, एक मिनट ना।
चलो ले ली। ओके। चलो, जब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तो यही आपके एग्जाम में पूछता है कि सेंस ऑफ यूनिटी किसके अंतर्गत आएगा, और जो सेंट्रलाइजेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन कैसे आता है, तो यही सब चीजें आपकी आती है ना। 14 जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये 14 प्रिंसिपल इसी में आपके आते हैं। क्लियर है? पॉइंट बताओ सबको। सर 13 पॉइंट 14 पॉइंट क्या है, कट गया लिख नहीं क्या रहा। चीज? 13 पॉइंट में क्या लिखवाए हैं और 14 पॉइंट में कट के दिख नहीं रहा है। 13 पॉइंट में आपका लिखा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि पहल। लिखिए स्पेलिंग INITIATIVE। ठीक, इनिशिएटिव होता है आपका। वो हो गया सर। और नेक्स्ट 14 नंबर पे वो स्पिरिट, ESPIRIT, स्पिरिट डे क्रॉप। स्पिरिट डे क्रॉप जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ यूनिटी मतलब एकता की भावना आपकी होती है। ले लो। क्लियर हो गया? अब चलो, अब हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी। अब मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो इसको साफ कर लें। नहीं सर, 6वें नंबर में हिंदी में आप क्या लिखे हैं? अच्छे के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। व्यक्तिगत हित की अधीनता। जी सर, हो गया। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पर, ब्यूरोक्रेसी पर। एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो थ्योरी दी गई है वो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी दी गई है, जिसको नौकरशाही का सिद्धांत भी बोलते हैं मैक्स वेबर के। ठीक है, इतनी मेहनत से लिखा और फिर से साफ करें इसको, ये थोड़ा सा वैसा खराब लगता है, लेकिन साफ तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? जी सर, बहुत खराब लगता है। हाँ, लिखो और फिर इसको साफ कर दो। चलो, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी। लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नौकरशाही के रूप में प्रशासन। क्या बोलते हैं? नौकरशाही के रूप में प्रशासन। ठीक है, नौकरशाही के रूप में प्रशासन मतलब कि नौकरशाही का जो सिद्धांत दिया था प्रशासन के अंतर्गत मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने किसने दिया था? इसके फाउंडर की बात करेंगे। ठीक, तो फाउंडर कौन है? फाउंडर इसके मैक्स वेबर है। कौन है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ठीक, मैक्स वेबर में कहते हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में करी थी। कहते हैं मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी एंड ऑफ 19th सेंचुरी। कहते हैं मैक्स वेबर जो है एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कहते हैं मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट। फिर कहते डिफाइंस ब्यूरोक्रेसी एज ए हाईली स्ट्रक्चर
formalized and also as impersonal organization। कहते हैं कि मैक्स वेबर जो है एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने नौकरशाही को एक उच्च संरचित, औपचारिक और एक अवैयक्तिक संगठन के रूप में परिभाषित किया। मतलब कि इन्होंने कहा कि हाईली स्ट्रक्चर्ड, ये क्या है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत जो हम लोग बात करते हैं, इन्होंने बोला कि ये हाईली, ठीक है, कैसा है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है आपका, हाईली स्ट्रक्चर्ड है पहला पॉइंट। दूसरा बोला हाईली स्ट्रक्चर के बाद इन्होंने क्या फॉर्मलाइज है आपका, क्या है, फॉर्मलाइज है, मतलब कि हाईली उच्च स्तरीय जो है, उच्च स्तरीय इसकी संरचना है, ठीक है। कैसी इसकी संरचना उच्च स्तरीय है, लिखेंगे उच्च स्तरीय संरचना या उच्च संरचना इसकी है। फिर फॉर्मलाइज मतलब औपचारिक है, ये कैसा है, ये औपचारिक है आपका, औपचारिक है। फिर इसमें और क्या कहता है, और मैंने क्या होता है, और कहा कि कहता है कि एंड आल्सो एन इम्प्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अवैयक्तिक इम्पर्सनल, ठीक है, कहता है इम्पर्सनल, क्या कहता है, इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल, इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं अवैयक्तिक संगठन, क्या बोलते हैं, अवैयक्तिक संगठन, ठीक। एक अवैयक्तिक संगठन के रूप में इसको देखा जाता है। इसमें कहा जाता है कि यह जो है, अगर एक तरीके से इसको देखा जाए, या इसमें जो है कभी जब कोई काम कराया जाता है, इसमें कहा गया कि मान लो एक कंपनी है, उसमें आप काम करने के लिए जब लोगों को जोड़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि इसमें जो है ह्यूमन रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इन्होंने रूल्स भी बनाए, हायरार्की, मतलब कह सकते हैं इन्होंने हायरार्की भी मानी है, पदानुक्रम जो है, हायरार्किकल स्टेप को भी माना है, रूल्स को भी माना है, रेगुलेशंस को भी माना है, सब चीजों को मानते हुए इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान दिया है। ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंध पर, मानवीय संबंध पर अधिक बल, ठीक। मानवीय संबंधों पर ये बहुत ज्यादा बल या प्रभाव दिखाते हैं। कहते हैं कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका सबसे ज्यादा, ठीक है। क्लियर है इतने पॉइंट कि यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोग को क्या कहना चाह रहे हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर में अगर देखा जाए कि मैक्स वेबर ने अपने इसमें जो है क्या क्या चीजें बनाई, इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट चीजों में देखो, सबसे पहले पॉइंट कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, श्रम की विशेषज्ञता को पहले पहचाने। कहते हैं स्पेशलाइजेशन, लिखेंगे स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक। लेबर की बात करेंगे, लेबर मतलब कहते हैं श्रम की विशेषज्ञता जानेंगे हम लोग, श्रम की, ठीक है, श्रम की हम लोग क्या जानेंगे, श्रम की विशेषज्ञता जानेंगे। सबसे पहले कि जो लेबर है, लेबर की क्या विशेषता है, वो किस प्रकार का काम करता है। फिर दूसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ए फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कहते हैं नियमों और विनियमों का एक औपचारिक सेट तैयार करें। कहते हैं ए फॉर्मल, ठीक है, क्या कहते हैं, ए फॉर्मल सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। कहते हैं ए फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड
एंड रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं नियमों और विनियमों का एक औपचारिक सेट। लिखेंगे नियमों और विनियमों का एक औपचारिक सेट। ठीक है, यहां पर ये हो जाता है आपका, ये हो गया। फिर तीसरे पॉइंट में क्या हो जाते हैं, तीसरे पॉइंट में जाते हैं कहते कि वेल डिफाइंड हायरार्की विद द ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं संगठन के अंदर जो है या भीतर अच्छी तरह से परिभाषित करना, किसको, मतलब हायरार्की को डिफाइन करना है। हायरार्की को क्या कहते हैं, डिफाइन करना है संगठन के रूप में। हायरार्की को डिफाइन करना संगठन में। ठीक है, संगठन में पद हाई, मतलब जिनका जो पद होता है संगठन में, उनके बारे में ये बताने की बात करते हैं। फिर चौथा जो पॉइंट बनता है, सबसे पहले देखिए आपको इतनी हुआ कि मैक्स वेबर की अगर बात करें तो मैक्स वेबर ने कैसा सिद्धांत दिया है, तो शैक्षिक प्रशासन में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो एग्जाम में आता है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो ब्यूरोक्रेसी इनके सिद्धांत का नाम। इनके सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें कहा जाता है, इसमें श्रम की विशेषज्ञता के बारे में पहले आते हैं। कहते हैं कि पहले जो भी लेबर आता है, पहले उसकी विशेषता जानो कि वो किस काम के लिए पारंगत है, वो जान लिया। फिर कहते हैं कि इसमें जो नियम और कायदे कानून है उसका एक सेट होना चाहिए, कि एक फॉर्मल वे में उसके रूल एंड रेगुलेशन हो। फिर तीसरे पॉइंट में ये बोलता है कि भाई जो स्टेप है, जैसे पद है, कोई जो है बड़े हुआ था हम लोगों का, कहाँ हुआ था, तो तीसरा हायरार्की को डिफाइन हाँ, तो तीसरे की बात कर रहे थे। इसमें बताता है क्या, तीसरे में आपसे बताता है कि वेल डिफाइंड हायरार्की विद द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस पद पर है, उन सब की जानकारी यहाँ पर देना, उनके कर्तव्यों को बताना कि आप किस हद तक अपना काम कर सकते हैं। फिर कहता है चौथे में इन सबको ब्रेक करने के लिए बोलता है, कहता है इम्पर्सनैलिटी, impersonality, ठीक है, impersonality in the application of rules, मतलब कहते हैं नियमों के आवेदन में अवैयक्तिकता, मतलब किसी को पर्सनली हम वहां पर ना देखें, वहां पे जो मानवीय संबंध होता है, जैसे मान लो कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव पर ध्यान ना देगा, बल्कि जैसा हमारा रिलेटिव होगा उसके साथ और लोगों को भी हम एक नजर से देखेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये आपकी अंतिम लाइन कहती है आगे। इसीलिए ह्यूमन रिलेशनशिप पर इस पर अधिक बल दिया जाता है। जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन जो टेलर का सिद्धांत है, टेलर के सिद्धांत में यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे ड्यूटी है उसको 12 घंटे करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसका जो है पैसा काट ले। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहते, इसमें कहते मान लो काम कर रहा है, काम करते करते उसको बुखार आ गया, तो ये हुआ, चलो हाफ टाइम उसको दे दिया। अब हाफ टाइम देने के बाद उसका 4 घंटा, मान लो 8 घंटे का टाइम होता है, 4 घंटे उसने काम किया और हाफ टाइम चला गया। अब उसके 4 घंटे जो बचे थे काम के, उसका पैसा नहीं कटेगा, बल्कि उससे कहा जाएगा कि जिस समय भी आपके पास टाइम हो आप उसको ओवर टाइम कर लेना और एडजस्ट कर लेना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बेटर, सबसे अच्छी जो है मानी गई थी। आपकी क्लियर है पॉइंट, बताओ सर। जब ये अच्छा था तो नौकरशाही नाम क्यों दिया, मतलब नौकरशाही नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम एम्प्लॉय को एक तरीके से एज ए ट्रीट कर रहे हैं नौकर के समान, वैसा ही है। नौकरशाही इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप को जबकि उसमें मैकेनिकल नाम दिया है, वैज्ञानिक, जहां पर वैज्ञानिकता होगी वहां पर जो है आपको वहां पर रूल्स को आप
फॉलो करें तो रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि नौकरशाही में, मैक्स ब्यूरोक्रेसी में आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। जबकि टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप को देखा जाता है, उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं, उसमें प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट को कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ह्यूमन रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपका क्लियर है? ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताओ, चले आगे।